हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड है। बिजनेस मॉडल का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट, उसकी फ्यूचर ग्रोथ और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जिस तरह से अदानी ग्रुप ने रिटर्न दिया था, आने वाले समय में 1-2 साल में क्या ऐसा रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट होने के बाद में खुद डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक में किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा केमिकल, अपोलो टायर के बारे में डिस्कस किया है। टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। आप पहले से इन्वेस्ट और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी की स्थापना 2015 में की गई थी। ये दोस्तों एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी तीन तरह से ये पावर को जनरेट करते हैं। एक तो होता है सोलर पावर से, दूसरा होता है वाइंड पावर से और दूसरा होता है हाइब्रिड पावर से। तो सोलर पावर का मतलब होता है जो सोलर प्लेट लगी होती है वो सूर्य से ऊर्जा लेके फिर पावर का जनरेट करते हैं। सेकेंड है वाइंड पावर से। वाइंड पावर जो पवन चक्कियां होती है, हवा में जो ऊंचाई पर पवन चक्की लगाते हैं, उसके बाद में उससे पावर जनरेट करके ये पावर को जनरेट करते हैं। थर्ड है हाइब्रिड पावर। तो हाइब्रिड पावर दोनों का मिक्स होता है, सोलर पावर और वाइंड पावर का। अब अपन सोलर पावर के बारे में डिस्कस करते हैं विस्तार से। सोलर पावर का इनको सोलर पावर की बात करें तो सोलर पावर का इनका प्रोजेक्ट लगा हुआ है। देखिए, तमिलनाडु में इनके अलग अलग प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। सोलर पावर जो प्लेटें लगी हुई है उनसे बाद में पावर जनरेट करते हैं सूर्य से ऊर्जा लेके। उत्तर प्रदेश में इनके प्रोजेक्ट की बात करें तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में भी है और पंजाब में भी है। पंजाब में इनमें अलग अलग जगह से आप देख सकते हो कि पहले वाले से 648 मेगावाट का जनरेट करते हैं। कर्नाटक में 200 मेगावाट का, वहां से कर्नाटक में दूसरे से 150 मेगावाट को जनरेट करते हैं पावर का। और पंजाब से 100 मेगावाट का, या पंजाब दूसरे पीएन क्लीन से पंजाब से 200 मेगावाट का। अलग अलग जगह से ये अलग अलग कैपेसिटी की पावर जनरेट करते हैं। इनका 2025 तक ये पावर जनरेट करने का लक्ष्य है। 25 मेगावाट जनरेट करने का इनका टारगेट है। अब इनकी बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं वाइंड पावर से। वाइंड पावर से बात करें तो पवन चक्कियां, जिस तरह से आप जो हवा पहाड़ी पर या कहीं ऊंचाई पे ये पवन चक्कियां लगा देते हैं, और पवन चक्कियां जिस तरह से हवा में से ये घूमती है, घूमने के बाद में पावर का ये जनरेट करते हैं। तो पावर जनरेट करते हैं तो ये कहाँ कहाँ लगा रखी है इन्होंने, देख सकते हो मध्य प्रदेश में, गुजरात में मध्य प्रदेश में 12 मेगावाट का, इसमें गुजरात में 30 मेगावाट का, और इसमें 18 सादला से 18 मेगावाट की पावर जनरेट करते हैं। और भी है इसमें गुजरात में, देख सको 425 मेगावाट का, 150। अगर कहने का मतलब देखें तो बहुत ही इसमें पावर का ये जनरेट करते हैं, वाइंड पावर से, दोनों से मिक्स से। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिड पावर का। हाइब्रिड पावर जो होता है, दोनों जो सोलर पावर और जो हाइब्रिड जो पवन चक्कियां होती है, दोनों को साथ में लगा के इनको पावर का जनरेट करते हैं। अब इसमें देखने के बाद में अपन बात करते हैं सोलर पार्क। इन्होंने एक सोलर पार्क लगाया है, जिससे कि बहुत ही इनकी पावर जनरेट, मतलब बहुत ही कैपेसिटी में पावर जनरेट करने का इनका टारगेट है। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में देख से अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी लगाई है इन्होंने। तो इनका टारगेट है 10,000 मेगावाट पावर जनरेट करने का इनका टारगेट है। फर्स्ट फेज में किया गया अदानी पावर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान में लगाया। 500 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क इन बादला, जोधपुर में है। और दूसरा यहाँ से 1500 मेगावाट कैपेसिटी का है पार्क है, जो फतेहगढ़ जैसलमेर में। मतलब दोनों से 2000 मेगावाट पावर जनरेट करने का इनका टारगेट है। जैसलमेर और जोधपुर, दो जगहों से इन्होंने पार्क ये जनरेट किए, लगाया अलग से। तो दोस्तों, इस तरह से अगर बिजनेस मॉडल को ब्रीफ में अपन समझें तो रिन्यूएबल एनर्जी से ही रिलेटेड अब पावर जनरेट होने वाली है आगे वाले समय में। तो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय फ्यूचर ग्रोथ इसी रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद में इसमें बहुत ही ज्यादा करेक्शन आ गई थी, वो एक अपॉर्चुनिटी थी। अब अभी और प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है उसके बारे में भी देखेंगे। अब बात करते हैं कि जिस तरह से इसमें इसके फंडामेंटल देखते हैं कि क्या इसके जो सेल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, उनमें कोई डिक्लाइन आया है। मार्केट कैप की बात करें 1 लाख
63,052 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस की बात करें तो 1029 है, हाई गया इसका 1350 और लो गया 439 का। स्टॉक पी है 258 का, आरओसी इसका 7% है, आरओ इसका 18% है, फेस वैल्यू इसकी है 10 है। अगर इनके सेक्टर की बात करें तो एनटीपीसी और पावर जनरेट करने वाले में अदानी ग्रुप सेकंड नंबर पे है। अब बात करते हैं अपन क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट से आपको पता कर सकते हो कि जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन आया, क्या रियल में इन कंपनियों में दिक्कत है। तो अपन क्वार्टरली रिजल्ट, 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून का, सितंबर का और दिसंबर अभी क्वार्टरली रिजल्ट है उनकी बात करेंगे। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे और अपन देखेंगे इसका ईपीएस। तो सेल की बात करें, जून, सितंबर, दिसंबर की बात करें तो जून का है 1635 करोड़ का है, सितंबर की बात करें 1586 है और दिसंबर की बात करें 1973 करोड़ का है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, देखिए सितंबर में इसमें तो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें डिक्लाइन था। एक्सपेंडिचर की बात करें तो जून का था 687, सितंबर का था 720 और दिसंबर का अभी है 1120। तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपने को पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसमें देखिए एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा हुआ है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो पहले वाले से इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा हुआ है। पहले एक्सपेंडिचर कम था सितंबर में, लेकिन अभी इस दिसंबर में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की जून की बात करें तो 214 करोड़ का था और सितंबर की बात करें 149 था और दिसंबर की बात करें तो 103 करोड़ का। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में इसमें दिक्कत आई है। अब देखो किस तरह से दिक्कत आई है, एक तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और इसने टैक्स बहुत भी दिया है। टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 14% था, अभी 52% के लगभग इसने टैक्स दिया है। ने ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 1 पॉइंट था, 0 पॉइंट और 1.65 है। जिस तरह से इसमें नेट प्रॉफिट में कमी आई है उस तरह से ही इसमें ईपीएस में ही कमी आई है। वाई टू वाई बेस्ड में देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखते हैं 20, 21, 22। इसकी 20 की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस में था यहाँ पर 68 करोड़। 21 की बात करें 182 था और अभी मार्च 22 की बात करें तो 489 था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी किया है तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आया तो ज़्यादा इसमें देख सकते हो कि 3 क्वार्टरली रिजल्ट का ही है तो ज़्यादा इसमें इंक्रीज नहीं है। अब बात करते हैं कि जिस तरह से प्राइस में कितना परसेंट रिटर्न, 3 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको 89% का रिटर्न मिल रहा है, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको माइनस में 46% का रिटर्न मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल है 3008 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 3751 करोड़ का है, बोरिंग इसके पास में कर्जा ज्यादा है। इनमें देखिए दोस्तों रेवेन्यू जो अपने अदानी ग्रुप की है इन पे कर्जा बहुत ही कंपनियों से, बैंकों से भी लोन ले रखा है। तो कर्जा इस वजह से क्योंकि इन्हें अपने बिजनेस मॉडल को ये इंक्रीज कर रहे हैं तो इस वजह से इनके कर्जा भी ज्यादा है। बोरोइंग बात करें तो 52,041 करोड़ का है, अदर लाइबिलिटीज की बात करें 3641 करोड़ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात में। प्रमोटर के पास में होल्डिंग है 60% की, एफआईज के पास में 15% है, डीआईज के पास में 1% है और पब्लिक के पास में 22% है। तो आप देख सकते हो कि इसमें देखिए दिसंबर के में अभी थोड़ा इसमें एफआईज में डिक्लाइन आया है, 15.25 था अभी 15.14 है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के थ्रू। दोस्तों टेक्निकल चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड को अपन किस तरह से पहचानेंगे, लेफ्ट कोने से नीचे से लेके ऊपर की तरफ कोई ट्रेड लाइन जाती है तो आप उसको कह सकते हो कि अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का। अब नीचे ऊपर डाउन ट्रेंड का किस तरह से पहचानेंगे, लेफ्ट कोने से लेके ऊपर से और बाद में टॉप से लेके और नीचे की तरफ वो ट्रेड लाइन आ रही है और प्राइस भी नीचे की तरफ आ रही है, उसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और अपन तीसरा है साइडवेज, तो लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो इस तरह से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज पहचान सकते हो। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड की और किस तरह से पहचाना जाता है। अप ट्रेंड का दोस्तों होता है अगर चार्ट अगर ठीक हो, जिस तरह से प्राइस में इसमें क्या है कि अचानक न्यूज की वजह से होता है, तो न्यूज की वजह से होता है तो आपको चार्ट को आप आइडेंटिफाई मतलब रीड नहीं कर पाओगे क्योंकि अपर सर्किट या डाउन सर्किट लग जाए तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल की बात करें जिस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है तो उसमें अपन देख सकते हैं। अप ट्रेंड की क्या होता है, एक होता है अप ट्रेंड के क्या से होता है, एक मान लीजिए इसने टॉप माना, ये टॉप बनाया, अपने टॉप ले लिया और इसको बॉटम माना, तो टॉप और बॉटम के बाद में इस आगे वाला टॉप को अपन बोलेंगे हायर टॉप और ये बॉटम था तो इसको बोलेंगे हायर बॉटम। मतलब अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा है तो हायर लगाते हैं, तो हायर टॉप हायर बॉटम माना जाता है। यह टॉप लगाया इसने, टॉप लगाने के बाद में एक देखो कंसोलिडेट फेज था, एक रेंज बाउंड एक कंसोलिडेट फेज था। ये कंसोलिडेट फेज में क्या लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ एक कंसोलिडेट फेज था। इस न्यूज की वजह से इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो डाउन ट्रेंड नहीं चला, ये तो न्यूज की वजह से इसमें करेक्शन आई है। तो देखिए न्यूज भी करेक्शन होने के बावजूद करेक्शन आई और फिर बाद में वी शेप में इसे रिकवरी की है। जिस तरह से वी बनता है इस तरह से वी शेप
रिकवर किए। एक इसका मेजर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 1125 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने कंसोलिडेट बहुत ही कंसोलिडेट किया था। अब वो भी क्यों है, क्योंकि पहले देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इसका, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये कंसोलिडेट कब से 20 से लेकर 21 तक, एक साल तक लगभग कंसोलिडेट फेज में रहा था। तो इस कंसोलिडेट फेज में एक बार इसको रेजिस्टेंस पक्का मिलेगा यहाँ पर। अगर अब प्राइस में अपर सर्किट लगते हैं तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। इसमें इतना ही अमाउंट, जैसे ट्रेंड को देख के, ट्रेंड तो कोई पता नहीं चल रहा अभी, क्योंकि अपर सर्किट डाउन, पहले डाउन सर्किट चल रहे थे, अभी अपर सर्किट चल रहे, तो कंसोलिडेट फेज में था। अगर कंसोलिडेट फेज में होता, इसको ब्रेकआउट करता, जैसे अगर आप इसकी बात करें तो देखो एक ट्रेड लाइन के बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, देखो ये ट्रेड लाइन का अगर ऊपर की तरफ जाता है, कहीं से होता है, इसको एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पर पक्का लेगा, कुछ भी हो जाएगा। देखो एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस लिया था। एक ट्रायंगल पैटर्न भी इसने बनाया था। किस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, देखिए इस ट्रायंगल पैटर्न को इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। अब अगर इसने न्यूज की वजह से किया हो चाहे कैसे किया हो, लेकिन ट्रायंगल पैटर्न को इसको ब्रेक डाउन किया। ट्रायंगल पैटर्न होता है जिस तरह से स्प्रिंग होती है अपनी, तो स्प्रिंग के अंदर एक मतलब कि मूवमेंट करता है और फिर स्प्रिंग को अपन दबा के फिर छोड़ते हैं, तो एक बहुत दूर जाती है। तो इसी तरह से ही इनमें भी होता है कि स्टॉक में बहुत ही ज्यादा करेक्शन आ जाता है। ऊपर की तरफ जाती है, इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया, लेकिन नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन कर दिया है। ब्रेकडाउन वो न्यूज की वजह से हुआ था, और अभी वी शेप रिकवरी हो रही है, देख सकते हो आप कि डबल तो हो ही गया, और फिर बाद में यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस मिलेगा 1100, क्यों यहाँ पर पहले सपोर्ट था। तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन इतना ही, अपन इसमें बाद में ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आरएसआई में डाइवर्जन और पॉजिटिव डाइवर्जन चार्ट को आपको इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आरएसआई के डाइवर्जन भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूज की वजह से होता है, तो वहां पर सब कुछ फेल हो जाता है, वो सेंटीमेंट में काम किया जाता है। आरएसआई में देखिए यहाँ पर लगभग है वो 71% के लगभग है, तो 71 का है, तो डाउन थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन आ सकती है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना आ सकता है। अब देखिए इसने क्या किया है, पहले का सही काम कर रहा था, ये देखिए पहले यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था 38% की रिट्रेसमेंट के पास में सपोर्ट लिया हुआ था इसने, 2-3 बार लिया था, लेकिन न्यूज की वजह से आया और इसने ब्रेकडाउन कहीं नहीं रुका। एक बार रुका था 61% के लगभग, देखो 61% के लगभग रुका था, वही एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर बाद में ये ट्रेड लाइन होगी, वहां से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। इसमें आप अगर ये प्राइस के लगभग 800 के लगभग अगर मिलता है तो इसमें इतना ही अमाउंट, देखो यहाँ पर क्यों 78% की रिट्रेसमेंट भी है, यहाँ पर 800 के लगभग मिलता है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। कितनी की जा सकती है, एक स्मॉल कैपिटल के थ्रू, क्योंकि इसमें कोई अपर सर्किट डाउन सर्किट लग जाते हैं तो फिर बाद में आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलता। तो इतना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है जिससे कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, और आने वाले समय में ये हो सकता है कि 2-4 साल के लिए बाद में बहुत ही एक अच्छा रिटर्न जिस तरह से इसने पहले दिया था वैसा देने की इस कंपनी में कैपेसिटी भी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और फ्यूचर ग्रोथ इसका भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस मॉडल में इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक है, इसके एक टैक्स की वजह से इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट में कमी आई है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें स्टॉक में इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है कि जिससे कि आपको 2-4 साल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, क्योंकि अपर सर्किट लग रहे हैं, डाउन सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि न्यूज़ की वजह से और कोई न्यूज़ आ गई तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। लेकिन 800 के लगभग यहाँ पर 78% की लगभग रिट्रेसमेंट है, तो वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी किस आ सकती है, नहीं तो फिर बाद में एक अपने ट्रेड लाइन की, इसके ट्रेड लाइन को, क्योंकि ये कंसोलिडेट फेज पक्का, इस ट्रेड लाइन अपने ड्रॉ किए, इसको एक बार इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और दूसरा, अगर समझ लो बाई चांस यहाँ से इसको होता है ऐसे, इसके पास में मिल जाता है 7 यहाँ पर जाके, और एक कंसोलिडेट फेज में रेंज बाउंड जिस तरह से काम किया वहाँ करके फिर ब्रेकआउट होता है, तब उस स्विंग ट्रेडिंग से और फिर इन्वेस्टमेंट के तरीके की तरफ से भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, 800 के लगभग आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, क्योंकि इसमें एक अपर सर्किट लग रहा है, उसको आप चार्ट के थ्रू कैसे मान सकते हो, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।